जय हिंद दोस्तों, माधवी न्यूज रे पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 सेकेंड यूनिट टेस्ट ज्योग्राफी जल मंडल, जिसे आप अपने साथियों को सजेस्ट कर सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कि सेकेंड यूनिट टेस्ट में जल मंडल से इस बार कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप 2023 देने जा रहे हैं तो है आपके लिए बिग क्वेश्चन। साथ ही साथ 2017, 18, 19, 20 में जो प्रश्न आए हैं जल मंडल से विभाग क, ख और ग में, उन प्रश्नों को भी मैं दिखाऊंगा। जहाँ तक ग का सवाल है और बिग क्वेश्चन, तो ग को छोड़कर बिग क्वेश्चन का मैं आपका उत्तर भी दिखा दूंगा, ठीक है। और साथ ही जो छोटे क्वेश्चन हैं क ख वाले MCQ मिलाओ, तो उन सब का भी उत्तर मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। हम आशा करते हैं परीक्षा में सपनों का मार्क्स हासिल करने में यह वीडियो आपके काम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह आपका सिलेबस है प्रथम यूनिट टेस्ट का जो आप दे चुके हैं। सेकेंड यूनिट टेस्ट में जलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, भारत का आर्थिक परिवेश। तो आज हम जलमंडल करने जा रहे हैं। बड़े प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं विभाग अंग में सबसे बड़ा प्रश्न आता है 5 मार्क्स का। 5 का 1 में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल से 2 प्रश्न आते हैं, आपको 1 का उत्तर देना होता है। तो माफ कीजिएगा, 4 प्रश्न आते हैं, 2 का उत्तर देना होता है, ठीक है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल से। तो आज अभी जलमंडल हम करने जा रहे हैं। हमने स्थलमंडल का आपको बता दिया है, हमने कहा भी है कि स्थलमंडल जलमंडल ही हम बताते हैं। दोनों में से आप दोनों करके जाएंगे तो 2 आप आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। कहीं हर में से इसमें से 2 को आता है वायुमंडल से, हालांकि जबकि स्थलमंडल से 1 प्रश्न, जलमंडल से 1 प्रश्न, इससे 2 प्रश्न, कुल 4 प्रश्न, जिसमें से उत्तर आपको 2 ही देना होता है। स्थलमंडल, जलमंडल से आप आसानी से दे सकते हैं उन प्रश्नों को। स्थलमंडल में बता चुका हूँ, अब मैं जलमंडल बताने जा रहा हूँ इस यूट्यूब वीडियो में। तो जलमंडल क्या होगा 2023 के लिए और आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए। देखिए, महासागरीय धाराएं पाठ का नाम है, ये आपके सामने है। महासागरीय धाराएं इस जलमंडल के तहत जो सिलेबस है, उत्पत्ति के कारण, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, ज्वार भाटा के प्रभाव, ये जो है आपका 2 यहाँ पर है। इस 2 ही टॉपिक है। मैंने कहा कि महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा। तो महासागरीय धाराएं से क्या क्या पूछा गया वो देख लीजिए। 2017 में प्रभाव पूछा गया था, महासागरीय धाराओं के प्रभाव लिखिए। 2018 में महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण पूछा गया था। 2019 में इससे नहीं पूछा गया था, तो आप समझ रहे हैं कहाँ से आया होगा। तो ये अब ज्वार भाटा से आया है। इसके 2 हिस्सा है ना, ये पहला हिस्सा है। 2020 में भी इसी से आया है, वही पूछा गया है प्रभाव। और आप तो जानते हैं 21 में इस सिलेबस में था ही नहीं, और 22 में तो परीक्षा ही नहीं हुआ। अब जा रहे 23 देने, ये रहा पूरा। अब आते ज्वार भाटा में। देखिए, इसी का दूसरा भाग ज्वार भाटा। 17 में, 18 में, क्योंकि ये दोनों आ गया है तो इसमें नहीं आया है, सिर्फ 19 में आया है ज्वार भाटा के उत्पत्ति के कारण, बस। तो दोस्तों, आपने यह क्या समझा कि प्रभाव अब तक नहीं आया है। तो प्रभाव, ज्वार भाटा के प्रभाव की आने की संभावना है। अगर प्रश्न बनता है तो इसके ऊपर है, आपको कर लेना चाहिए। बाकी तो आप देख ही रहे, उत्पत्ति के कारण प्रभाव महासागरीय धारा के तो आ चुका है। ये भी 1 बार ही आया है, 2 बार ही आ चुका है, ये 1 बार आया, इसका भी उम्मीद है। और इससे बार तो है नहीं कुछ, तो इसी के अंदर ही पूछा जाएगा। इसलिए मैं सलाह देता हूँ जलमंडल का। तो आपके हिसाब से अब ये प्रभाव पहले होना चाहिए, आपको तैयारी करना चाहिए प्राथमिक के तौर पर। इसके बाद ये है और फिर ये है।
सब आप तैयारी कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन ही बनते हैं, 1 2 3 4। आप चारों कर लीजिए, निश्चिंत हो जाइए, चारों में से कोई एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। पहला, ज्वार भाटा के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न है जैसे कि मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है, अब तक नहीं आया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले आपको यही करना है जी। आते हैं आगे। अब जो भी है आ चुका है 18 में, जैसा देख रहे हैं आप। समुद्री धाराओं की उत्पत्ति के कारकों का व्याख्या कीजिए या कारण लिखिए, ऐसा कुछ भी हो सकता है 18 में। 2019 में है आपका ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण व्याख्या कीजिए। 2020 और 17 में 2 बार आ चुका है, हालांकि 2 तरह का प्रश्न है पर उत्तर वही है। 17 में वैश्विक जलवायु पर समुद्री धाराओं के प्रभाव का वर्णन कीजिए, और एक बार है संपूर्ण पृथ्वी पर महासागरीय धाराओं के प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्रभाव का वर्णन कीजिए, प्रभाव का वर्णन कीजिए, दोनों प्रभाव से ही है। इस तरह से हमने देखा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, तो 4 है। प्राथमिकता के तौर पर देखा जाए तो पहले आप प्रभाव याद कर लें, फिर ये और उसके बाद ये लाइन से है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक का उत्तर दिखा दूंगा आपको। ये रहा ज्वार भाटा के प्रभाव, ठीक है। वैसे आप अपने किताब से भी कर सकते हैं, अपने गुरुजी जो भी बताएं आपको उनसे भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ज्वार भाटा के प्रभाव। ज्वार भाटा मानव जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करती है। लाभ, ए लाभ, बी हानि करेंगे हम। लाभ में क्या क्या है, बड़े बड़े जलयानों का आवागमन। देखिए हेडिंग आप याद कर लीजिएगा, उसके अंदर का आप अपने से बनाकर भी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो मुख्य शब्दों को जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हेडिंग याद कर लीजिएगा। इससे बड़े बड़े जहाज़ों का आवागमन। फिर 2 नंबर हेडिंग, विद्युत उत्पन्न होना। तीसरा है नदियों के विक्षेप का बहाव। ये क्या है नहीं पता चल रहा है, बहाव, ठीक है, बहाव है। किनारे जमी गंदगियों को साफ करना। तो ये हुआ आपका लाभ का, और हानियां में है छोटे छोटे जहाज़ों का डूब जाना, समुद्री भाग में रेत जमा होना। बस ये 2 हानि है। तो ये हानि अंदर का जो है आप पढ़ लीजिएगा, चाहे तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। ज्वार भाटा के प्रभाव हम फिर से पढ़ने आ गए। ज्वार भाटा मानव जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करती है। लाभ, बड़े बड़े जलयानों का आवागमन। बड़े बड़े जहाज सरलता पूर्वक कम गहरे एवं नदियों के मुहाने से काफी दूर अंदर की ओर बने बंदरगाहों में पहुंच जाते हैं और भाटे के लहर के साथ पुनः गहरे समुद्र में वापस आ जाते हैं। दूसरा, विद्युत उत्पन्न होना। ज्वार से उठे जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। तीसरा, नदियों के विक्षेप का बहाव। ज्वार नदियों के विक्षेप को बहा ले जाता है, जिससे पोताश्रय छिछला होने से बचा रहता है। अगला, किनारे जमी गंदगियों को साफ करना। भाटा का जल तटवर्ती प्रदेशों में फैली कीचड़, मिट्टी एवं गंदगियां बहा ले जाती है। अब आते हैं हानियां। 2 हानियां हैं। छोटे छोटे जहाज़ों का डूब जाना। ज्वार के लहरों के प्रभाव से कभी कभी छोटे छोटे जहाज डूब जाते हैं। दूसरा, समुद्र तटीय भाग में रेत जमा होना। कहीं कहीं समुद्र तटीय भाग में ज्वार की लहरें रेत जमा कर देती है। तो दोस्तों इस तरह से उत्तर पूरा हुआ आपका। अब मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूंगा। अगला है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारणों को लिखिए या समुद्री धाराओं की उत्पत्ति के कारणों को लिखिए। ठीक है, देखिए
महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण विभिन्न प्राकृतिक कारणों से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। एक, प्रचलित पवनें। धाराओं के उत्पन्न होने में सबसे बड़ा कारण प्रचलित पवनें हैं। प्रबल वायु घर्षण द्वारा सागर सतह के जल को अपने साथ बहा ले जाती है। अगला है भू आवर्तन। फेरल के नियमानुसार भू आवर्तन के प्रभाव से धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने से दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने से बाईं ओर मुड़ जाती है। अगला है आपका तापमान में भिन्नता। तापमान में भिन्नता के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र का गर्म जल ऊपर की ओर ध्रुवों की ओर तथा ध्रुवीय भाग का ठंडा जल नीचे भूमध्य रेखा की ओर बहने लगता है। अगला है महासागरीय जल की लवणता एवं घनत्व। लवणता एवं घनत्व की अधिकता के कारण महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। कम लवणता वाला जल ऊपर ही ऊपर, अधिक लवणता वाला जल की ओर तथा अधिक लवणता वाला भारी जल नीचे ही नीचे कम लवणता वाला जल की ओर बहने लगता है। अगला है हिम का पिघलना। महासागर के किसी विशेष अंचल में हिम पिघलने पर वहाँ के जलाशयों जल राशि में वृद्धि हो जाती है। इससे अतिरिक्त जल राशि कम जल राशि पूर्ण अंचलों में प्रवाहित हो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से उत्तर पूरा हुआ। उम्मीद है 5 हेडिंग याद करने के बाद आप आसानी से कर लीजिएगा। 5वीं हेडिंग क्या क्या है मैं आपसे फिर से दिखा दूँ। एक है आपका प्रचलित पवनें, दूसरा भू आवर्तन पहले दिखा देना चाहिए था, तीसरा तापमान में भिन्नता, चौथा है महासागरीय जल की लवणता एवं घनत्व और 5वां है हिम का पिघलना। ये 5 हैं जो महासागरीय या समुद्री धाराओं की उत्पत्ति के कारण है। पूरा हुआ। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण को लिखें। वैसे ज्वार भाटा के उत्पन्न होने के कारण है पर किसे कहते हैं भी हमने कर दिया, कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ज्वार भाटा समुद्र का जल प्रतिदिन लगभग 24 घंटे में 2 बार ऊपर उठता है तथा 2 बार नीचे गिरता है। जल के इस नियमित चढ़ाव को ज्वार तथा उतार को भाटा कहते हैं। हो गया। ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण। ज्वार भाटा उत्पन्न होने के निम्नलिखित 2 कारण हैं। एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति और दूसरा है केंद्र प्रसारी शक्ति। ये चित्र आप समझ लीजिएगा। प्रत्यक्ष ज्वार, अप्रत्यक्ष ज्वार, भाटा ज्वार, ये पृथ्वी ये देख रहे हैं, इस तरफ सेना है आपका। केंद्र प्रसारित शक्ति की अधिकता से और गुरुत्वाकर्षण की अधिकता से। हो गया। यहाँ पर आपका चांद होगा, आप देख लीजिएगा, आपकी किताब में चित्र होगा। आते हैं अगला, ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण। ज्वार भाटा उत्पन्न होने के निम्नलिखित 2 कारण हैं। एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति। न्यूटन के अनुसार पृथ्वी पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का सूर्य से 2.4 गुना अधिक प्रभाव पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के संयुक्त प्रभाव से समुद्र के जल में ज्वार की उत्पत्ति होती है। दूसरा, केंद्र प्रसारित शक्ति। दैनिक गति के कारण पृथ्वी का कोई भी भाग थोड़े ही समय तक चंद्रमा के सामने पड़ता है। जैसे ही कोई
अंचल चंद्रमा की आकर्षण सीमा के बाहर चला जाता है, वहाँ के उठे हुए जल का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। तो ये था मेरे तरफ से उत्तर। आपको अगर ये उत्तर पसंद आया हो तो आप अपने किताब से कर लीजिएगा, अपने गुरुजन से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा उत्तर आपका ज्वार-भाटा के कारण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर महासागरीय धाराओं के प्रभाव का वर्णन कीजिए। संपूर्ण पृथ्वी पर महासागरीय धाराओं के प्रभाव। महासागरीय धाराएं मानव जीवन को निम्नलिखित रूप से प्रभावित करती है। ये जलवायु पर प्रभाव। तापक्रम पर जलवायु के प्रभाव के तहत है आपका, मैं अब हेडिंग दिखा दूं। तापक्रम पर प्रभाव, वर्षा पर प्रभाव, कुहरे की उत्पत्ति, इसके बाद है व्यापार पर प्रभाव, इसके तहत है जलयानों की गति पर प्रभाव, बंदरगाहों का खुला रहना, इसके बाद ऐसी मत्स्य उद्योग पर प्रभाव, इसमें मछलियों को पकड़ने में आसानी, मछलियों का भोजन का स्थानांतरण, प्लैंकटन का मिलना, बस यहाँ तक है। देखिए मित्रों, 3 है आपका धाराओं के प्रभाव में। एक आता जलवायु पर प्रभाव, ये रहा। फिर है आपका व्यापार पर प्रभाव, और उसके बाद है आपका मत्स्य उद्योग पर प्रभाव। तो कभी कभी आप खाली मत्स्य उद्योग पर प्रभाव ही पूछा जा सकता है, या व्यापार प्रभाव, या जलवायु पर प्रभाव। ठीक है, जब आप इस परिस्थिति में पूछा जाए तो हेडिंग तो आपका 3 है ही, इसे लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। थोड़ा उदाहरण दे दीजिएगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है आपका, यहाँ मिलेगा वैश्विक जलवायु पर समुद्री धाराओं के प्रभाव का वर्णन कीजिए। जलवायु पर था सिर्फ प्रभाव। खैर, मैं उत्तर पढ़ दे रहा हूँ। ये महासागरीय धाराओं को मानव जीवन की 2017 में आया था ये प्रश्न, इम्पॉर्टेंट है। जलवायु पर प्रभाव। तापक्रम पर प्रभाव। गर्म धाराएं समीपवर्ती भागों को गर्म एवं ठंडी धाराएं ठंड कर देती है। वर्षा पर प्रभाव। गर्म धाराएं ऊपर जाकर पर्वतों से टकराकर खूब वर्षा करती है। कुहरे की उत्पत्ति। गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलकर कुहरे की उत्पत्ति करती है। अगला है आपका व्यापार पर प्रभाव। जलयानों की गति पर प्रभाव। धाराएं जलयानों की गति को प्रभावित करती है। बंदरगाहों का खुला रहना। गर्म धारा के प्रभाव से उच्च अक्षांशों के बंदरगाह बर्फ से जमने नहीं पाते और वर्ष भर खुले रहते हैं। अगला है मत्स्य उद्योग पर प्रभाव। मछलियों को पकड़ने में आसानी। ठंडी धाराओं के साथ ठंडे प्रदेशों की अच्छी मछलियाँ गर्म प्रदेशों में पहुँच जाती है, जहाँ उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। मछलियों का भोजन का स्थानांतरण। प्लैंकटन धाराओं के साथ एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। प्लैंकटन का मिलना। जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती है वहाँ प्लैंकटन खूब मिलता है। तो समुद्री धाराओं का प्रभाव पूरा हुआ। देखिए मत्स्य उद्योग का प्रभाव अलग से पूछा जा सकता है, तो 3 है हेडिंग आप कर दीजिएगा। इस पर नहीं पूछा जाएगा अलग से, ये 2 है। और यहाँ तो अलग से पूछा गया था तो ये 3 उत्तर होगा, और पूरा पूछा जाएगा तो ये पूरा उत्तर। ठीक है, तो अब पूरा याद करके जाइएगा, ये पूरा रहा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ऐसे पूरा प्रश्न हो गया, बिग क्वेश्चन। अब हम आएंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए विभाग ग में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो 2017 में आया है। जेट स्रोत मतलब धारा की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आया 2 मार्क्स का। 2 विशेषता को उल्लेख कीजिए
और अथवा ज्वारीय भित्ति क्या है। 2017 में जो दो प्रश्न आए हैं, इन दो प्रश्नों को आप कर लीजिएगा। अगला देखिए, आगे हैं यहाँ पर तो संक्षिप्त व्याख्या वाले में नहीं आया, 2 मार्क्स में आया है, 3 मार्क्स में नहीं आया है। 17 में, 18 में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, एक है अपभू स्थिति क्या है। अपभू स्थिति क्या है कर लीजिएगा। और हाँ, हिमशैल भी है। हिमशैल क्या है, 2 मार्क्स का, इसे कर लीजिएगा। अपभू स्थिति क्या है, 2 मार्क्स का, इसे भी कर लेंगे आप। ये दोनों आपका जलमंडल से है। और अब ये नहीं है, इसमें नहीं है। 19 में देखिए, 19 में हाँ, समुद्री धारा का परिभाषा लिखिए, 2 मार्क्स का आया है, आप इसे जरूर कर लीजिए। समुद्री धारा का परिभाषा लिखिए। हाँ, इसके बाद और देखिए, हाँ, ये वाला है तापक्रम एवं वर्षा के ग्राफ से भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र को पहचानने के 3 उपाय को संक्षेप में वर्णन कीजिए। 3 मार्क्स का है 2019 में, इसे कर लीजिएगा। 2020 में देखिए, तो ये है आपका अपभू ज्वार से क्या समझते हैं, फिर वापस आया है ये वाला 2 मार्क्स, इसे कर लीजिएगा। इसके बाद है जलमंडल से ये वाला जेठ धारा एवं भारतीय मानसून पद्धति में संबंध का उल्लेख कीजिए। तो ये रहे कुछ प्रश्न जो हमने आपके सामने रखा। ये जलमंडल से है, विभाग ग में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के पूछे गए प्रश्न। ये 3 मार्क्स का है, आप जरूर कर लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं क ख की तरफ। 2016 मॉडल पेपर में इस पार्ट से जो आया है, देखिए, प्रश्न उत्तर दोनों साथ में रहेगा। कुल पृथ्वी पर जलीय भाग का प्रतिशत कितना है, 71% हो गया। अगला है उच्च एवं निम्न ज्वार के बीच का अंतर लगभग कितना होता है, तो 6 घंटा। सत्य में ठंडी महासागरीय धारा को धरातलीय धारा के नाम से भी पुकारा जाता है, गलत हो गया। ला नीना के प्रभाव से प्रशांत महासागर का पूर्वी तटीय भाग सूखा पड़ जाता है, सही है। तो 2016 मॉडल पेपर से इतना ही था। अब आगे बढ़ेंगे 2017 में देखते हैं एमसीक्यू। देखिए, एल नीनो का प्रभाव किस महासागर में देखा जाता है, प्रशांत महासागर। अगला है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जब सबसे कम हो जाती है, उस समय उत्पन्न ज्वार कहा जाता है पेरेजी ज्वार या अपभू ज्वार। एमसीक्यू पूरा हुआ। अब सत्य से 2017 में देखिए, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के सरल रैखिक अवस्थान को सीजीगी कहते हैं, सही है। 2017 अब रिक्त स्थान में देखिए, पृथ्वी का किस बल के प्रभाव से द्वितीयक उच्च ज्वार होता है, उत्तर है केंद्रीभूत बल, ठीक है।
अब 2017 का एक या दो शब्द उत्तर वाले में प्रश्न है, क्रांतीय समुद्र में किस प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती है? उत्तर गर्म धाराएं। इस तरह जलमंडल का 2017 का एमसीक्यू रेसा सत्य एक दो शब्दों में इसका मिला जो भी था रिक्त स्थान पूरा हो गया। अब 18 में चलते हैं। 2018 का हम जलमंडल से देखेंगे। 2018 में क्या क्या एमसीक्यू से आया था जलमंडल, देखिए। लेब्रेडोर की ठंडी धारा और उष्ण गल्फ स्ट्रीम की धारा के मिलने पर जो भयंकर कोहरा और झंझावत की उत्पत्ति होती है उस तटीय क्षेत्र का नाम है न्यू फाउंड लैंड। हो गया। अगला है, लघु ज्वार के समय चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी की अपेक्षा कितने डिग्री के कोण पर अवस्थान करते हैं? 90 डिग्री। सत्य में देखिए यहाँ पर है, प्रशांत महासागर में 4 नंबर है, प्रशांत महासागर में उत्पन्न एल नीनो के प्रभाव से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट में सूखे की स्थिति बनती है। गलत, सूखे की स्थिति नहीं बनती है। तो आगे बढ़ते हैं। ये बनती है बोला है तो गलत हुआ। अब 18 का रिक्त स्थान का देखें तो दीर्घ ज्वार के समय समुद्र का जल जब तेजी से मुहाने से नदियों में प्रवेश करता है तब उसे क्या कहा जाता है? उत्तर ज्वारीय बांध। एक या दो शब्दों में उत्तर दें। इसमें है, सामुद्रिक मछलियों का प्रमुख खाद्य क्या है? आपको तो पता है, प्लैंकटन। इसके साथ 18 पूरा हुआ। अब 2019 का करते हैं। एमसीक्यू 5 नंबर, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहाँ पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? हिम दीवार, कोल्ड वॉल। अगला है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सर्वाधिक दूरी को क्या कहा जाता है? अपभू। सत्य में महासागर 3 नंबर, महासागर जल लवणता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सर्वाधिक है। गलत, फॉल्स। 2019 का रिक्त स्थान, किस धारा के प्रभाव से न्यू फाउंड लैंड में हिमपात होती है? उत्तर लेब्राडोर। एक या दो शब्दों में उत्तर दीजिए। 4 नंबर है, लघु ज्वार किस तिथि में उत्पन्न होती है? उत्तर अष्टमी। तो इसी के साथ पूरा हो गया। हमने देख लिया, आपने जान लिया सब अब तक। क, ख, ग, घ, अंग में पूछे गए प्रश्नों को 2016 से 19 तक का 20 भी देखें आप, और साथ ही उत्तर भी देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल गया। तो अब तक आपने सब जान लिया है। अब आप समय निकालें, तब मिलते ही शुरू कर दे तैयारी। कहावत है ना, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। हाँ, सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।